विविधान्य जयात्म सत्या वृक्षान पशु सरीसृप खगान रंसान् तस्मात् हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकति सर्वमतमावति। कठिन है, मंच पर अधिकारीगण है और सामने की श्रेणी में आवाज नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद जरूरत नहीं रहेगी इसकी। विशेष करके मैं क्रम से देख रहा हूँ प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा जी, प्रोफेसर राजीव रंजन सिंह जी, आदरणीय कुसुम दीदी, प्रोफेसर कृपाशंकर जी, ये सब मेरे गुरु का रूप है। प्रोफेसर तिवारी जी, इनके सामने मैं बोलूंगा क्या, ये कठिनाई है, लेकिन अच्छा हुआ है कि सत्र 1 घंटे देर से शुरू हुआ और मेरी ट्रेन है, इसलिए मुझे आधे घंटे में निकलना है। काल ने बचाव किया है, बचाता या मारता काल ही है, इसलिए काल ने आज मेरी रक्षा की है। महत्वपूर्ण बात है कि एक भारतीय चिंतन परंपरा में संस्कृति, नारी और प्रकृति की चर्चा की जाए या एक एकेडमिक फिलोसॉफिकल वे ऑफ थिंकिंग जो है उस दृष्टि से इसकी चर्चा की जाए। स्वाभाविक है कि जब हम एकेडमिक वे में करते हैं तो सबसे पहले फिलियोलॉजी करते हैं, शब्दों के अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, शब्दों का इतिहास समझने की कोशिश करते हैं, उनकी एटिमोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं और भिन्न भिन्न कालखंडों में किस प्रकार से वो शब्द कौन से अर्थ ध्वनित कर रहे थे यह जानने की कोशिश करते हैं और अन्यों ने किस रूप में इसको देखा समझा है उसका एक रिव्यू करते हुए एक विचार बनाते हैं। अब इसकी दृष्टि से विचार करें तो सोशल साइंसेज में, समाज विज्ञान में और मानविकी में जो भी विचार होता है फिर दार्शनिक विचार उससे अलग नहीं है। फिर तो दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी अगर यह काम उसी पद्धति से और उसी प्रक्रिया से होना है तो दार्शनिक दृष्टि से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी इन सब के बीच एक चीज है कि हाउ टू फिलोसोफाइज दीज थिंग्स। अब इनकी प्रशंसा की बात की जाए तो संस्कृति की प्रशंसा करने के लिए कोई भी व्यक्ति 1 आध घंटा प्रशंसा तो कर सकता है। स्त्री के संबंध में भी वर्चा किया जाए तो दोनों ही पक्षों में फेमिनिज्म और एंटी फेमिनिज्म मूवमेंट दुनिया में 150 वर्षों के इतिहास वाला हो चुका है, 200 वर्षों के इतिहास वाला। तो इन 200 वर्षों के इतिहास का विचार करें तो उस पर भी बड़ी चर्चा हो सकती है और प्रकृति पर चर्चा के तो बहुगुण है। लेकिन इन तीनों में जो कॉमन है, जो सामान्य है, वह क्या है? तो इन तीनों में जो कॉमन है, सामान्य है, वह है सृजनधर्मिता। स्त्री भारत की संस्कृति के केंद्र में है, या यूं कहा जाए संस्कृति की जो चिति है वह स्त्री ही है। इसलिए वेद कहते हैं सा संस्कृति विश्ववारा सा राष्ट्री संगमनी वसुनाम चिकित्सी। सर्वत्र संस्कृति का जो प्राण तत्व है, जो चिति है, चेतना है, उसके लिए स्त्री का ही संबोधन है, कहीं पुरुष का संबोधन नहीं है। फिर प्रकृति की बात करें तो प्रकृति की दृष्टि से विचार करेंगे तो प्रकृति में सृजन धर्मिता है,
जो सृजित कर सकती है बहुरूप में। सांख्य की प्रकृति को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूं, सांख्य की प्रकृति को लेकर के बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर तो प्रकृति को जड़ मानना पड़ेगा। लेकिन वेद उस को चिति के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उसी संदर्भ में विचार करना पड़ेगा। प्रकृति को स्वभाव ही मान सकते हैं। अर्थात जब हम स्त्री का विचार कर रहे हैं तो क्या संस्कृति निर्माण की दृष्टि से स्त्री की भूमिका का विचार करेंगे, स्त्री का विचार करते हैं, स्त्री एज ए फेमिनिन जेंडर विचार करेंगे, यह प्रश्न आता है। तो दूसरी ओर संस्कृति का विचार कर रहे हैं तो संस्कृति का विचार करते हुए क्या विचार करना है, क्योंकि आज उसी कल्चुरा से बनाएंगे क्या, जिससे कल्चर बनता है। कल्चुरा मूल तो उगना हो गया। अब उगता तो कोई जरूरी थोड़ी है कि वो हमेशा कल्याणकारी उगेगा। आखिर नागफनी भी तो धरती से उगती है, स्वतः से उगती है। कम नागफनी है, इनको लगाया जाता है, इधर लगाने की बात आई है, लेकिन मानव जाति के इतिहास में नागफनी के रोपण का कोई पुराना इतिहास नहीं प्राप्त होता। अब तो गमलों में हम लगाने लगे हैं, कैक्टस के गार्डन भी बनाने लगे हैं। तो एक परिवर्तन है, यह परिवर्तन दिखाता है संस्कृति का। स्वाभाविक रूप से जो है उसको हमने बदला है, और बदला किसने है? तो यही पुरुष दृष्टि है। पुरुष दृष्टि और परुष दृष्टि में कोई बहुत अंतर नहीं है। पुरुष के सोचने का तरीका और कठोरता से सोचने के तरीके में कोई अंतर नहीं। भारतीय संदर्भों में संस्कृति की दृष्टि से विचार करें तो जो भी हमें कल्याण के रास्ते पर ले जाता है उसे हमने मां के रूप में देखा है। मैं यहां पर कहूंगा, कुछ दिन मैंने महाराष्ट्र में गुजारे हैं, तो वहां एक शब्द प्रयोग होता है माउली। माउली मतलब होता है माँ। तो संत ज्ञानेश्वर माउली है, तुकाराम माउली है। हर ऐसा संत जो लोगों के कल्याण के लिए चिंतन कर रहा था, उसके बारे में जब सामान्य जन विचार करता है तो उसे माउली कहता है। अर्थात हमारे स्वाभाविक संस्कृति के में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसे मातृ केंद्रित देखने की परंपरा है। मैं जानबूझ करके पुराणों के मिथकों की ओर भी आपको नहीं ले जाना चाहता हूं, क्योंकि उसमें डिबेट होने की संभावना है। किंतु इसको समझना पड़ेगा कि आज स्त्री को लेकर के जो प्रश्न खड़े हैं वो कहां से हो रहे हैं। तो एक सांस्कृतिक संघात हुआ है, ईस्ट वेस्ट इनकाउंटर के रूप में जिसको समझते हैं। और हमने भारत को समझने के लिए जिस प्रकार की पदावलियों का प्रयोग किया है, वह उनकी पदावली का अपनी भाषा में अनुवाद करके समझने की कोशिश की है। एक ही तरह का नहीं हो सकता है। विधाता ने स्वयं सृष्टि को एक रूप रंग वाला नहीं बनाया है, एक आकार प्रकार वाला नहीं बनाया है। बहुधर्मिता और विभिन्नता इस सृष्टि का स्वभाव है। इसके बीच भाषा का प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। इसलिए भाषा की बात आती है तो दो तरह की बातें हम सामान्य तौर पर करते भी हैं। वहां भी स्त्री आती है, वहां भी नारी आती है केंद्र में। या तो मातृभाषा की बात करते हैं या सेकेंड लैंग्वेज के रूप में लर्न लैंग्वेज की बात करते हैं। अब मातृभाषा की बात करते हैं। क्यों मातृभाषा की बात करते हैं? आखिर पितृसत्तात्मक इस संसार में यह मैट्रियार्कल सिस्टम पूरी दुनिया में दिखाई नहीं देता है। हाय, भारत के अंदर होने के बाद भी नहीं दिखाई दे रहा है हमको। लेकिन अब हमें समझना है कि ये पैट्रियार्कल सिस्टम में भी ये भाषा मातृभाषा के रूप में, और उसका कोई अपवाद नहीं है।
वो अंग्रेजी में भी मदर टंग ही है। जिस एंग्लो सैक्सन जाति का इतिहास पैट्रियार्की का इतिहास है, उस एंग्लो सैक्सन जाति में भी भाषा का प्रश्न आता है तो मदर टंग ही होता है। क्योंकि एक और मजेदार बात आपको बता रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जब प्रारंभ में ही मंगलाचरण किया है तो उस मंगलाचरण में वो कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आगे जो कहा है वो दार्शनिक सिद्धांत में, उसकी ओर नहीं जा रहा हूं, वो ईश्वर के स्वरूप को बता रहा है, मैं उसकी ओर नहीं जा रहा हूं। लेकिन भवानी और शंकर को श्रद्धा और विश्वास के रूप में प्रस्तुत करने के पीछे कोई तो कारण होगा, कोई तो सांस्कृतिक चेतना चली आ रही होगी, उनके भी मन में होगी। पत्नी को घर से छोड़ करके भागा हुआ आदमी, पत्नी को निर्वासित करने वाले राम का कथाचित करते हुए, उनके गुणों का संगायन करते हुए जिसके द्वारा, राम के द्वारा राक्षस विन्मूलन का प्रारंभ ही ताड़का से होता है, वह उसकी कथा कहानी है, उस राम की कथा कहानी है। लेकिन वो स्त्री को केंद्र में रख करके करते हैं, इसलिए भवानी की उपासना करते हैं। भवानी को किस रूप में देख रहे हैं? वो श्रद्धा के रूप में देख रहे हैं। और जगत के पिता शंकर को वो किस रूप में देख रहे हैं? विश्वास के रूप में देख रहे हैं। भारत की संस्कृति यही है, इसको समझने की जरूरत है। मां के ऊपर जो श्रद्धा है वही एकमात्र पिता के होने का विश्वास है। ये चेतना में रचा बसा हुआ है, ये चेतना में रसा बसा हुआ है। और ये चेतना में इस प्रकार के से रचा बसा हुआ है कि पैट्रियार्कल सिस्टम के होने के बाद भी भारतीय संस्कृति में एक कथा है, जबलपुर तो सब जानते हैं, जाबाल ऋषि को भी हम दर्शन के विद्यार्थी तो जानते ही हैं, उन्हीं के नाम पर जबलपुर है, इसलिए मैं चर्चा कर रहा था। वो जाबाल जबाला के पुत्र गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो उनसे उनका गोत्र पूछा गया। उन्हें अपना गोत्र नहीं पता था तो उन्होंने कहा मैं मां से पूछ करके बताऊंगा। वो मां के पास गए, मां ने कहा मुझे नहीं मालूम मैं तुम किसकी संतान हो, मैं बहुत सारे ऋषियों के आश्रम में रही हूं, बहुत सारे ऋषियों की सेवा में रही हूं, मुझे नहीं मालूम मैं तुम किसके संतान हो। और यही बात जाबाल अपने गुरु को बताते हैं तो गुरु उनका कहता है तुम्हारा नाम सत्यकाम होगा और तुम्हारा गोत्र जाबाल है। मां के नाम पर गोत्र की परंपरा जहां रही है वहां पर भी ये प्रश्न खड़े किए जाते हैं। मैट्रियार्की और पैट्रियार्की, इसको समझना है तो भारतीय संदर्भों में किस रूप में समझना पड़ेगा? संस्कृति का निर्माण भारत के अंदर नारी को केंद्रित करके ही हुआ है। संस्कृति का प्राण तत्व, उसका आत्म तत्व तो स्त्री स्वरूपा है ही है, साच की किसी। लेकिन ये जो उसके बाद की पूरी निर्मिति है वह निर्मित भी स्त्री केंद्रित है। मैंने कहा था कि मैं पुराणों के कथाओं में नहीं जाऊंगा क्योंकि उस पर बहस हो सकती है और हम सब दर्शन के विद्यार्थियों को विश्वास कम होता है, संदेह ज्यादा होता है और संशय विरूपण के लिए न मेरे पास जगह है न समय है, इसलिए उसकी चर्चा किए बिना मैं आपको कुछ चीजों की तरफ से ध्यान दिलाना चाहूंगा। अब सांख्य दर्शन की ओर आ रहे हैं। प्रथम दर्शन है, प्रथम दर्शन होने के नाते वह दर्शन जब सृष्टि का सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा होगा तो निश्चित रूप से समाज की मान्यताओं का अपलाप करके तो नहीं कर रहा होगा।
कोई भी दार्शनिक प्रवृत्ति यदि समकालीन समाज की मान्यताओं का विधूनन करके चलती है, प्रत्याख्यान होता रहता है, लेकिन संपूर्ण विधूनन नहीं होता है, संपूर्ण नाश नहीं होता है, उसमें कुछ गड़बड़ होता है, अयुक्त होता है, तो उसको युक्त बनाने के लिए जिस प्रकार आजकल हम लोग लान की छटाई करते हैं, वैसे ही मान्यताओं की छटाई की तो परंपरा है। आज मुझे फोन क्यों इतना परेशान कर रहा है? थोड़ी देर के लिए इसको शांत। हाँ जी, तो वह उनका विधूनन करके तो नहीं चल रहा होगा पूरी तरह से, तो वह पुरुष को किस रूप में देखता है? यद्यपि वह पुरुष यह पुरुष नहीं है, वह प्रकृति यह प्रकृति जिसका हम अनुभूत कर रहे हैं नहीं है, लेकिन आइडियाज जब आती हैं तो वह इंद्रियानुभव जगत का अपलाप करके नहीं आती है। इंद्रियानुभव के जगत का, युक्तियों के संसार का संशोधन और संस्कार करके आई आती है। वो ठीक है, संशोधन और संस्कार के लिए साक्षात्कार का होना आवश्यक है, लेकिन जब वह वैखरी वाणी में विन्यस्त होता है तो वह साक्षात्कृत धर्म नहीं होता है, वह शब्दों में, पदों में, पद अर्थों के संबंधों के बीच अभिव्यक्त होता है। इसलिए उसको यदि हम सामान्य दृष्टि से आज की परिस्थितियों का विचार करते हैं तो वो दिखाई देगा कि सक्रियता किसकी है? प्रकृति की है। पुरुषत्व में तो केवल अंत में ज्ञातृत्व है, लेकिन बीच के जीवन में भोक्तृत्व भाव भी है, दर्शित विषयता भी है, और अपने को प्रकृति से संपन्न समझने का अज्ञान भी है। अर्थात एक बात तो यह पैट्रियार्कल सिस्टम में अगर इस समाज को देखना है तो एक किस्म का अज्ञान है, तो हम अज्ञान को पूर्व पक्ष के रूप में तो रख सकते हैं, लेकिन अज्ञान को कोई भी समाज, कोई भी व्यवस्था, कोई भी जीवन प्रणाली सिद्धांत पक्ष के रूप में नहीं रखता है, उसको थ्योराइज नहीं करता है कि अज्ञान ही वास्तव में सत्य है। अज्ञान है तो वो सत्य नहीं हो सकता है, वो सत्तावान नहीं हो सकता है। सत्तावान होगा उसको ज्ञान रूप होना ही पड़ेगा, उसे ज्ञेय भी होना पड़ेगा, ज्ञान रूप भी होना पड़ेगा, उसे अविधेय भी होना पड़ेगा और अनुभूयमान भी होना पड़ेगा। तो अनुभूयमान कुछ हो रहा है, अविधेय कुछ हो रहा है। भारतीय संदर्भों में बात कर रहा हूं। भारत की संस्कृति को एक तो यह समझने की आवश्यकता है कि जिनके आधार पर जो इतिहास ग्रंथ भारत के अंदर लिखे गए हैं, दो ही इतिहास ग्रंथ है, रामायण और महाभारत। इन दोनों के केंद्र में जो समाज रचना है, उस समाज रचना पर मैं रामायण पर चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले महाभारत पर चर्चा कर लेते हैं। महाभारत भारत की संस्कृति का सबसे, उस काल की संस्कृति का, आज से 5000 वर्ष पहले की संस्कृति का कोई प्रामाणिक ग्रंथ है, और उसको पाश्चात्य इतिहासकारों के द्वारा भी इतिहास ग्रंथ के रूप में, प्रामाणिक घटना के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए मैं कहता हूं उसकी कथा क्या है, वो कथा क्या पांडवों और कौरवों के युद्ध के बीच की कथा है। पूरी कथा का प्रारंभ कहां से होता है? तो एक स्त्री के संकल्प के साथ होता है। एक पुरुष एक स्त्री से शादी करना चाहता है, उसे संकल्पबद्ध कराती है सत्यवती शांतनु को, और अपनी शर्तों पर शांतनु से विवाह करती है। स्त्री के निर्णय के अधिकार को उस महाभारत में देखना पड़ा। आगे की कथा फिर किस प्रकार से बढ़ती है और किस प्रकार से सर्वत्र स्त्रियां ही हैं केंद्र में। प्रकृति है और स्त्री। प्रकृति यानी मनुष्य का स्वभाव है, और स्त्री है यानी उस मनुष्य के स्वभाव का संस्कार करती है स्त्री।
एक तरफ गांधारी है, दूसरी तरफ कुंती है, और इन दोनों के ऊपर सत्यवती है, एक तरफ द्रौपदी है, जो 5 पतियों वाली है। अब शेष एपिक में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन कोई इतिहासकार, कोई ग्रंथकार यदि वह संस्कृति के विरुद्ध होता, सामाजिक रूप से अस्वीकार्य होता, तो इस प्रकार से महिमा वर्णन करके चाहे जितनी भी दिव्यता बनी जाती, उन दिव्यता के आधार पर 5 पतियों वाले स्त्री की कल्पना नहीं करता, जो स्वीकार्य नहीं होती। नहीं ना, हमने दर्शन के विद्यार्थियों ने न तो इसका दार्शनिकीकरण किया, न इतिहास के लोगों ने इसमें जो युक्ति युक्त प्रश्न थे उनको उठाया। संस्कृति की निर्मित भारत के अंदर स्त्री केंद्रित निर्मित है, और पूरी दुनिया के अंदर भी वस्तुतः संस्कृतियों की निर्मित स्त्री केंद्रित निर्मित है। स्त्री को केंद्र करके है, मां को केंद्र करके है। जगत की निर्मित तो प्रकृति को केंद्र करके ही है। अब प्रकृति और मानवीय चेतना के बीच का जो संघात है, यही संस्कृति की निर्मित करता है। तो मानवीय चेतना का जो प्राण तत्व है, यानी मानवीय चेतना का जो चिद तत्व है, वह चिद तत्व कैसा है, मैंने पहले ही कहा था इस देश की परंपरा में, तो उसको कहा ही गया था सा संस्कृति विश्ववारा। संस्कृति कैसी है? सा स्त्री है। और चिकुत सी, चिति कैसी है, हर्षित जो कर रही है वो कैसी है, तो वो भी सा राष्ट्री संगमनी। उस चेतन तत्व के साथ, उस चैतन्य के साथ, यानी उस चेतना दृष्टि के साथ, उस चैतन्य बुद्धि के साथ जब प्रकृति के साथ मनुष्य का संघात होता है, तब जाकर के संस्कृति की निर्मित होती है। जन और प्रकृति के संघात के अतिरिक्त संस्कृति के निर्मित का और कोई तरीका नहीं है। और राजे रजवाड़ों के इतिहास से संस्कृति नहीं लिखी जाती है। खेती के साथ, धरती के साथ, वन जंगल उपवन नदी पर्वत के साथ मनुष्य जाति का जो रिश्ता बनता है, उस रिश्ते के आधार पर ही दुनिया भर में संस्कृतियों की निर्मित हुई है। इसलिए भारत के इतिहास की निर्मित की दृष्टि से विचार किया जाए तो ये सीता का इतिहास दिखाई देता, अनुसुईया का इतिहास दिखाई देता, ये द्रौपदी का इतिहास दिखाई देता है। कम कर रहा है, इसलिए इसको पाठ करके रखना पड़ेगा। इसका कोई यूनिवर्सलाइजेशन नहीं कर सकते। जब संस्कृतियों के परिप्रेक्ष्य में प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो दुनिया भर में यूनिवर्सलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। कुछ मूल प्रेरक तत्व एक हो सकते हैं, लेकिन मूल प्रेरक तत्वों के एक होने के बाद भी आस्थाओं के परिवर्तन के साथ, दृष्टि के परिवर्तन के साथ जब बदल होती है, तो उस बदल के कारण से परिस्थितियां परिवर्तित हो जाती हैं। एक तरफ ये थियोलॉजी थी, जो प्राण तत्व है मनुष्य की चेतना का, जो प्राण तत्व है प्रकृति की चेतना का, जो प्राण तत्व है इस ब्रह्मांडीय चेतना का। अब मैं प्राण तत्व कर रहा हूं तो फिलोसॉफिकली थोड़ा इनकरेक्ट है, लेकिन समझने के लिए, चेतना की चेतना को समझने के लिए, चेतना के मूल को समझने के लिए, जो चैतन्य भाषित हो रहा है, उस चैतन्य के भाषित होने का जो कारण है, साक्षी रूप में जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं, तो वह साक्षी चैतन्य की स्थिति को भारतीय संस्कृति परंपरा वह स्त्री के रूप में स्वीकार करती है। और यही कुटुंब में भी है। कुटुंब का भी केंद्र, परिवार का भी केंद्र। अब मैं जब कुटुंब और परिवार कह रहा हूं, तो आज सिंगल पेरेंटल फैमिली और न्यूक्लियस फैमिली की बात नहीं कर रहा हूं। मैं वास्तव में कुटुंब की रचना जिस आधार पर समझी गई थी, जो 3 पीढ़ी और 7 पीढ़ी तक विस्तारित होने वाली, उन्होंने इस रूप में विस्तारित किया था, तो उसका विचार करेंगे तो स्त्री केंद्र में किस प्रकार से है कि एक गोत्र को दूसरे गोत्र के अन्य गोत्रों के 3 पीढ़ियों के साथ संपृक्त करने की क्षमता है। इस रूप में भारत के स्त्री को देखा गया था।
स्त्री किस रूप में है, वह पिता का नाम नहीं बता सकता उसका बेटा, क्योंकि मां को नहीं मालूम है, तो मां के गोत्र को ही गोत्र के रूप में देखने का है। और सपिंडन का उत्तराधिकार का, जिसको हम दायाद व्यवस्था कहते हैं, उत्तराधिकार व्यवस्था कहते हैं, उसमें स्त्री को केंद्र में करके किया गया। सामाजिक स्थिति की बात करें भारतीय संदर्भों में स्त्री की, तो भारत में राज्य को आवश्यकता अनुसार मनुष्य का सर्वस्व हरण कर सकने की का अधिकार स्मृतियां देती थी, लेकिन उसके बीच सभी प्रकार का धन लिया जा सकता है। ज्ञान तो किसी से छीना नहीं जा सकता है, लेकिन धन छीना जा सकता है, संपत्ति छीनी जा सकती है, से राज्य छीन सकता है। लेकिन उसमें भी राज्य को कोई अधिकार नहीं था कि वो स्त्री धन को ले सके। अब स्त्री धन की अवधारणा वही है जो मोदी जी डिमोनेटाइजेशन के समय बताए थे, और जिसके लिए 4 लाख रुपए तक की छूट किया था। कहा था ये गुप्त धन है जो हम लोगों को भी पता नहीं होता, इसलिए इस पर तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। वो दृष्टि वहीं से आती है। हमने एक नए प्रकार की सभ्यता को, संस्कृति समझ करके उस सभ्यता के कारकों को, उस सभ्यता के प्रेरकों को अपना कारक और अपना प्रेरक जो स्वीकार कर लिया, उसके कारण से समस्याएं आई हैं। भारत के अंदर किसी स्त्री के रानी होने पर कभी उसके राज्य के मंत्रियों ने विद्रोह किया है क्या? कोई उदाहरण दिखाई देता है क्या? कश्मीर के अंदर रानी रिद्दा का कालखंड सबसे प्रभावशाली कालखंड है। ये 500 वर्ष रानी दुर्गावती के हैं, 300 वर्ष अहिल्याबाई होलकर के हैं। ये शासन की सुव्यवस्था, सुशासन के वर्ष है। ये वर्ष वो है जिसमें स्त्री को उसके अधिकारों के साथ समाज ने देखा था, उसको समाज ने केंद्रीय भूमिका के रूप में देखा था। इसलिए मैं एक बात सच करना चाहूंगा कि फेमिनिज्म शुरू हुआ था, आज उसके पॉजिटिव स्वरूप हैं, लेकिन वो पॉजिटिव स्वरूप भी कैसे हैं? तो फिलोसॉफिकली बाइनरी सिस्टम है उनका, विभाजन करके ही सोचता है, हैव हैड नॉट्स, 0 1 डैश निल, इस रूप में ही समझता है। वो ऐसा संगठक भी नहीं अभी तक बना सके हैं जो उससे अतिरिक्त कुछ समझ सके। तो वह जो फाट करके देखता है, वैराश्य भेद के साथ देखता है, उस वैराश्य भेद के साथ देखने वाली संस्कृति के आधार पर नारी संस्कृति और प्रकृति तीनों का जब हम मूल्यांकन करेंगे तो तीनों के अंतर संबंध नहीं दिखाई देंगे। तीनों के अंतर संबंध तब दिखाई देंगे जब हम इस संस्कृति ने जो जीवन प्रणाली विकसित की है, इस संस्कृति ने हजारों वर्षों के अनुभव के साथ आज भी परिवार के अंदर जिस दृष्टि को पैदा किया है, अब मालूम नहीं मेरी पीढ़ी तक के लोगों को तो ध्यान में होगा, कमाते पिताजी थे और पैसे पर अधिकार माताजी का और दादी का होता था। निर्णय उन्हीं का होता था कि घर कैसे चलेगा। अभी मैं इसके साथ बात करूंगा कि भारत की जीडीपी जिस समय बहुत कम चल रही थी, आजकल तो ये सवाल कोई नहीं खड़ा कर रहा है, तो एक बड़ा आसान उपाय बताया गया था। वो आसान उपाय, वो अंतिम कील ठोकने की कोशिश की गई थी जो कई सौ वर्षों से खोजी जा रही थी। वो था कि भारत में अधिकांश महिलाएं, 70% से अधिक महिलाएं, वो घरों में दिन भर काम करती हैं, उत्पादकता के काम करती हैं, लेकिन इसके लिए उनको किसी प्रकार का भुगतान नहीं होता। यदि उनको भुगतान मिलने लगे तो भारत की जीडीपी तुरंत दोगुनी हो जाएगी। अब यह दृष्टि कहां से आ रही है? जहां प्रकृति मनुष्य के विरोध में खड़ी है, जहां मनुष्य जाति का लक्ष्य प्रकृति को जीतना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ
entire humanity to conquer the nature. जहां उद्दाम अधिकार प्राप्त होते हैं पुरुष को प्रकृति के शोषण के लिए, प्रकृति के दोहन के लिए, प्रकृति के मनचाहे प्रयोग के लिए। जिस फिलोसॉफिकल और रिलीजियस अवधारणा में स्त्री की उत्पत्ति ही पुरुष की पसली से उसके मनोरंजन के लिए होती है, हमने दो प्रकार की सभ्यता दृष्टियों को एक साथ जो घाल मेल करने की कोशिश की थी, उसके कारण से हम भारतीय संदर्भों में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आधार बन सकता है उस पर विचार नहीं किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए परेशान है यूएनओ, उसके लिए लगातार अभियान कर रहा है, प्रकृति के लिए रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम की बात कर रहा है। रेस्टोरेशन किसका, कैसी प्रकृति का, इसका कैसा रेस्टोरेशन करना ये नहीं पता है। 100 वर्ष पहले जैसा था वैसा करना है, 200 वर्ष पहले था वैसा करना है, 500 वर्ष पहले आए, कहां तक पीछे ले जाएंगे मालूम नहीं है। हमने लगातार संस्कार की बात की थी, जीवन का संस्कार करना है, प्रकृति का संस्कार करना है। प्रकृति के संस्कार से संस्कृति की निर्मिति हमने मानी थी। तो ही प्रकृति की स्थितियां हैं, या तो उत्थान की ओर जाएगी तो वो संस्कृति होगी, अगर वो पतन की ओर जाएगी तो विकृति होगी। और उत्थान और पतन की अवधारणाएं ज्ञान की अवधारणाएं हैं। उत्थान और इस पतन की अवधारणा के केंद्र में मनुष्य के स्वभाव की निर्मित में मातृशक्ति का योगदान है। मां के रूप में जो नारी है उसी का योगदान है। इन तीनों अवधारणाओं को जब एक साथ देखेंगे, संस्कृति को प्रकृति और नारी के संदर्भ में, नारी और प्रकृति को सांस्कृतिक परंपरा की दृष्टि से, तब जाकर के यह बात स्पष्ट होगी। मैंने निर्धारित अपने लिए जो खुद समय निर्धारित किया था उससे आधा घंटा ज्यादा, उससे 10 मिनट ज्यादा ले लिया है और मुझे क्यूल पहुंचना है, 10:30 बजे ट्रेन है। आप समझ सकते हैं कि, लेकिन उसके बाद भी ये विषय रुचिकर है, महत्वपूर्ण है। ये विषय हम सब के मन में उद्वेलन करना चाहिए। ये सिर्फ पद पदार्थ स्पष्टीकरण का नहीं है कि इन शब्दों के अर्थ समझ लिए, इन शब्दों के फिजियोलॉजिकल स्टडी कर ली, इन शब्दों की एटिमोलॉजी समझ ली, इन शब्दों को भाषा के विविध नियमों के आधार पर तौल लिया, कोशीय परिभाषाएं समझ ली, उसके आधार पर निकाले जा सकते हैं। यह देश और काल को समीक्षित करते हुए, परीक्षित करते हुए एक रेट्रोस्पेक्शन की मांग करता है। संपूर्ण भारतीय संस्कृति को के पुनरावलोकन की मांग करता है, पुनर्समीक्षण की मांग करता है, संस्कारों की प्रक्रिया को निरंतर करने की बात कर रहा है। अन्यथा विकृति की ओर जा रही प्रकृति और अधिक विकृति की ओर जाएगी। इसे संस्कृति की ओर ले जाना है तो नए किस्म के ज्ञान यज्ञ की आवश्यकता है। इस निवेदन के साथ में